नमस्कार। आप सभी का एजुकेशन के इस मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान में आज जो हम बात करेंगे वो संप्रदायों के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज बहुत बड़े संप्रदाय की बात करेंगे जो आपके जीवन में भी कार्य करेगा। क्योंकि अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो हमने पूर्व में जितने संप्रदाय पढ़े उन सभी का कोई ना कोई उद्देश्य था, और वो उद्देश्य क्या था? वो था शिक्षा के लिए, बालकों के लिए उन संप्रदायों की स्थापना की गई। परंतु आज जिस संप्रदाय की स्थापना हम करने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं, वो संप्रदाय कोई व्यक्ति विशेष यानी बच्चों के लिए नहीं है, वो पूरे मानव कल्याण के लिए है। और ये देखिए, इस संप्रदाय की स्थापना अगर जहाँ की गई, वो संप्रदाय ऐसा संप्रदाय जिसकी स्थापना किसी यूनिवर्सिटी में नहीं की गई, एक डॉक्टर के क्लिनिक पर की गई। तो किस संप्रदाय की बात हो रही है आप जान चुके होंगे कि ऐसा संप्रदाय कौन सा है गुरुजी। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे संप्रदाय का नाम है मनोविश्लेषणवाद। क्या नाम है? मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद बहुत ही गजब तरीके से हम इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे टाबरियो, बहुत अच्छी तरीका। और इसके अंदर कोई बातें जितनी आएंगी वो आपके जीवन में भी काम आएंगी। हो सकता है इसके अंदर सेक्सी बातें आ जाएं, परंतु ध्यान रखिएगा वो एक परीक्षा की दृष्टि से आपको देखनी है, न कि किसी अन्य तथ्य से जोड़ के देखनी है। इसीलिए ये किताबें ये आपको पढ़ने के लिए विवश कर देंगी कि सिगमंड फ्राइड का नाम क्या था। सिगमंड फ्राइड किस क्षेत्र के लिए जाना जाता था? सिगमंड फ्राइड को मनोविज्ञान से बाहर कर दिया था। मनोविज्ञानिकों ने कहा कि तुम इस तरह की अडल्ट बातें करते हो, इसलिए तुम इस संप्रदायों से या इस मनोविज्ञान में रहने के योग्य नहीं हो। तब इनकी बहन आती है एना फ्राइड, और वो आकर क्या कर देती है, इनकी एंट्री, और पूछती है मेरे भाई ने जो बातें आपको बताई क्या वो गलत हैं? एक भी बात को आप गलत साबित कर दो, हम संप्रदाय के अंदर नहीं रहेंगे, हम अपनी बात नहीं मनवाएंगे। तो उसी की बदौलत सिगमंड फ्राइड को मनोविज्ञान में एक स्थान मिला और उन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की जिसका नाम था मनोविश्लेषणवाद। और इसकी स्थापना कब होती है? 1900 पूरा 1900 के अंदर इसकी स्थापना हो जाती है। तो सबसे पहले हम इसके प्रतिपादक को पढ़ लेते हैं। बड़े मजेदार टॉपिक है और बड़े अच्छी तरह से पढ़ेंगे इसको। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, परंतु आपको मजा आ जाएगा कि गुरुजी वास्तव में सिगमंड फ्राइड जानेंगे, सिगमंड फ्राइड के जीवन को। सिगमंड फ्राइड इसके क्या हैं? प्रतिपादक हैं। और ये कहां के थे? ऑस्ट्रिया के थे। कहां के थे? ऑस्ट्रिया के थे। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ये क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया कि मनोविज्ञान के जितने भी संप्रदाय हम पढ़ें उन संप्रदायों से अलग है, क्योंकि यह संप्रदाय मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए बनाया गया, न कि बालकों के व्यवहार के लिए। तो आप यहां लिख सकते हैं। और पहली बात, इसकी स्थापना कहां हुई? तो ध्यान रखिएगा, लिखें इसके अंदर मनोविज्ञान के इस संप्रदाय, मनोविज्ञान के इस संप्रदाय की स्थापना किसी विश्वविद्यालय में न होकर, किसी विश्वविद्यालय में न होकर एक डॉक्टर के क्लिनिक पर की गई। तो देखो, सबसे अलग अपने आप ही हो गया। सभी जो संप्रदाय पढ़े उनकी स्थापना किसी ना किसी विश्वविद्यालय में हुई है, परंतु यह संप्रदाय ऐसा है जिसकी स्थापना कहां हो रही है? डॉक्टर के क्लिनिक पर हो रही है। अब इसकी विशेष बात लिखेंगे, ठीक है? तो लिखेंगे अन्य सभी जितने भी संप्रदाय हैं, अन्य सभी संप्रदायों की पृष्ठभूमि शैक्षिक परिस्थितियां रही हैं। शैक्षिक परिस्थितियों का अर्थ क्या है? शिक्षा के बारे में उनकी स्थापना हुई है। तो यहां आप लिखेंगे अन्य सभी संप्रदायों की पृष्ठभूमि शैक्षिक रूप में हुई
रूप में हुई, परंतु इस संप्रदाय की स्थापना मानव के अंदर सब आ जाएंगे, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब मानव व्यवहार के पूर्ण नैदानिक पृष्ठभूमि के रूप में हुई है। पृष्ठभूमि के रूप में हुई। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, पृष्ठभूमि के रूप में हुई है। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, पृष्ठभूमि के रूप में हुई है। तो ये बात अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। सबसे अलग अपने आप ही हो गया। अब देखते हैं सिगमंड फ्राइड का योगदान क्या है। आपके स्पेशल टॉपिक लगता है जी, आप रीट के विद्यार्थी हैं, सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हैं, फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी हैं, आप किसी भी राज्य का टेट दे रहे हैं, केवीएस के हैं, किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती है, तो उसके अंदर ये टॉपिक लगते हैं। तो मनोविज्ञान में अगर हम बात करें सिगमंड फ्राइड के योगदान की, सिगमंड फ्राइड, देखते हैं क्या क्या चीजें मनोविज्ञान में आज हमें देखकर जाएंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे फ्राइड के अनुसार सबसे पहला जो काम किया इन्होंने, मन की अवस्थाओं के बारे में किया। किसके बारे में? सब फ्राइड के अनुसार मन की अवस्थाएं। मन की कितनी अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने? तो देखो इन्होंने मन की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो मन की इन्होंने बताई हैं गुरुजी 3 अवस्थाएं। कितनी बताई हैं? 3। तो यहां लिखेंगे फ्राइड ने, यह प्रश्न पेपर में पूछा गया, फ्राइड ने मन की तुलना किससे की है? तो ध्यान रखिएगा हिमखंड से की है। मन की तुलना समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से की है। अब यह प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है कि फ्राइड ने मन की तुलना किससे की है? समुद्र में जिस प्रकार बर्फ का टुकड़ा तैरता है, उसी प्रकार व्यक्ति का मन जो होता है वो चारों दिशाओं में भागता रहता है। क्योंकि मन क्या है? एक जगह स्थिर नहीं होता, मन चंचल होता है। वो है कि आप बहुत बढ़िया गाड़ी लेकर आए, क्या आपका मन एक जगह स्थिर हो गया? नहीं। आपने दूसरे की गाड़ी देखी उससे बड़ी, आपने कहा यार काश ये गाड़ी मेरे, मन क्या है? चंचल है। आपकी पत्नी बहुत सुंदर है, बागड़ी भाषा में थारी लुगाई बहुत सुनी है, या थारो घरारो बहुत ही सुनो है। परंतु जब हम किसी दूसरे की औरत को या दूसरे किसी लड़की को या दूसरे किसी पुरुष को देखते हैं तो मन ललचा जाता है। क्या कहता है मन? कि ये मेरे वाले से तो अच्छा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है। तो यानी मन क्या है? एक जगह स्थिर नहीं रहता, मन चंचल होता है। इसी प्रकार बर्फ का जो टुकड़ा होता है वो भी कभी स्थिर नहीं रहता, वो भी बर्फ पानी के अंदर तैरता रहता है। इसीलिए इन्होंने मन की तुलना किससे कर दी? मन की तुलना इन्होंने हिमखंड से की है। अब कैसे की है, किस प्रकार की है? तो एक डायग्राम के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, एक हमने ये बनाई है क्या, बाल्टी। अब समुद्र तो हम बना नहीं सकते, तो बाल्टी तो सबके घर में होती है, तो हम बाल्टी बना लेते हैं। और बाल्टी आपको देखने को मिल ही जाती है ना सबके घरों में। और बाल्टी में हम डाल देते हैं पानी, डाल देते हैं। मैं आपको मनोविज्ञान की परिभाषा के रूप में इसको अच्छी तरह से, हो सकता है क्लास लंबी हो, परंतु जब ये आप पढ़ के इसको हटोगे तो ये लगेगा कि आज सिगमंड फ्राइड का कोई प्रश्न हमें गलत नहीं करके आएंगे। ठीक है। और इन्होंने, ये पानी है, अगर मैं यहाँ साधारण भाषा लिखूं तो आप लिख लीजिएगा साथ साथ, ये साधारण भाषा है जो सामान्य बोलचाल की है, और ये हमारी मनोविज्ञान की भाषा, मनोविज्ञान। ठीक है।
अब ये क्या है, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये हमने लिया है जल। क्या लिया है? जल। ये समुद्र है। अब इसके अंदर इन्होंने कहा कि मन जो होता है बर्फ के टुकड़े, इसके अंदर हम एक बर्फ का टुकड़ा रख लेते हैं जिसकी तुलना किससे की है? मन से। और आपके माइंड में मन की छवि कैसी है? ऐसी है, कोई दिक्कत नहीं, हम वैसी ही बना लेंगे। ओके है, मन है। इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक कर दूं ताकि आपको ये दिखे ऐसे। टाइम लग सकता है क्लास में, परंतु आपको याद हो जाएगा। ये क्या है भाई? ये है, अगर मैं इसे साधारण शब्दों में कहूं तो ये है बर्फ का टुकड़ा। ठीक है, अब बर्फ का टुकड़ा है तो देखो ये कहां तक है? ये यहां तक पानी के अंदर है। ठीक है, और इतना भाग इसका कहां है? बाहर है। ये देखो बर्फ का ये भाग जो ऊपर है और ये भाग जो बर्फ के पानी के अंदर है, तो ये देखना है आपको। इसी प्रकार इन्होंने कहा कि मन की जो अवस्था होती है उसे इन्होंने 3 भागों में बांटा। अब मैं मनोविज्ञान की भाषा में कहूं तो ये जो जल था ये क्या है? मनोविज्ञान की भाषा में गुरुजी इनको विचार कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। ये बर्फ का जो टुकड़ा है ये क्या है? ये मन है गुरुजी। ठीक है, अब देखो यहां से आपको समझना है, यहां से आपको क्या करना है? समझना है। क्या चीज समझनी है? देखते हैं। ये जो पार्ट है, एक जो पानी के अंदर डूबा हुआ पार्ट है, पानी के अंदर डूबा हुआ पार्ट है, इसको इन्होंने कहा अचेतन मन। क्या कहा? अचेतन मन। और आप खुद देखिए पानी में ज्यादा डूबा हुआ है, ऊपर कम है, तो अचेतन मन जो होता है वो कितना होता है? 9/10 भाग होता है, जो पानी के अंदर डूबा हुआ है। अब देखो ये जो ऊपर वाला भाग है, जो ऊपर है, इनको इन्होंने कहा चेतन मन। कौन सा मन कहा? चेतन मन। ये कुल मन का कितना होता है? 1/10 भाग होता है गुरुजी। ठीक है जी, 1/10 भाग होता है। तो इसमें अपन अब कलर ले लेते हैं रेड। क्या होता है? अब देखो ये मन जो होता है ये कभी ऊपर जाता है कभी नीचे। बर्फ का जो टुकड़ा होता है वो पानी में कभी ऊपर जाता है, स्थिर नहीं रहता ना, तभी तो वो चलायमान है। तो वो भाग जो कभी पानी में जाता है और कभी बाहर आता है, अर्थात ये जो भाग है, ये जो भाग है जो कभी पानी के अंदर जाता है और कभी पानी के बाहर आता है, तो इस मन को इन्होंने क्या नाम दिया? इनको इन्होंने कहा अवचेतन। कौन सा मन कहा? अवचेतन कह दो, अर्धचेतन कह दो। इसका हम परसेंटेज निर्धारित नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? परसेंट निर्धारित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब पहले से ऑलरेडी 10 है तो ये 1/10 है, ये 9/10 है। तो ये चीजें क्या हैं, इसको इसलिए डायग्राम के माध्यम से समझाया है ताकि आपको ये याद रहे। बर्फ का ऊपर वाला भाग कौन सा है? चेतन मन है। और ये जो बर्फ में पानी में डूबा हुआ भाग बर्फ का कौन सा है? अचेतन मन। जो कभी डूबता है कभी बाहर निकलता है वो कौन सा है? आपका ध्यान रखिएगा, अवचेतन है। अब इनको हम समझेंगे। अब क्या करेंगे? इनको हम समझेंगे। सबसे पहले हम चेतन मन को समझने का प्रयास करेंगे। चेतन मन, हम कह सकते हैं कि भारतीय जो दृष्टिकोण है, भारतीय जो दर्शन है, उसमें इसको क्या कहा गया है? तो हम कह सकते हैं मन की जागृत अवस्था। मन की जागृत अवस्था, मन की जागृत अवस्था क्या है? चेतन मन। और ये बात तो आप सभी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये बातें आपके पिताजी, माताजी, दादा दादी, नाना नानी के मुंह से सुनने को मिली होगी। जब आप मोबाइल चलाते हैं या किसी की चीज में ध्यान में मग्न होते हैं और आप चलते जाते हैं और आपकी पैर किसी वस्तु के टकरा जाता है जिसे हम ठोकर बोलते हैं, और जैसे ही बर्तन के लगती है तो अंदर से एक आवाज आती है, क्या? अरे चेतो कर ले। क्या कर ले? चेतो कर ले। अर्थात मन को क्या कर ले? जागृत कर ले। मन यानी अर्थात क्या हो जाओ? जागृत हो जाओ। तो वही क्या है? आपका चेतन मन है। तो ये चेतन मन कुल मन का कितना होता है? अभी बता के गया हूं, कुल मन का 1/10 भाग होता है। कितना? 1/10 भाग होता है। याद रह जाएगा। अब इसका जो संबंध है, इसका जो संबंध है वो किस परिस्थिति से होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका संबंध हमेशा वर्तमान परिस्थिति से होता है। किस परिस्थिति से? वर्तमान व वास्तविक परिस्थिति से होता है। वास्तविक परिस्थिति से होता है। कैसे? कैसे होता है गुरुजी? अभी बताते हैं। परिस्थिति से, जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हो तो आपका चेतन मन कार्य कर रहा है, तब तैयारी के लगे हो।
क्योंकि आपके मन के अंदर बहुत सारी चीजें दबी पड़ी हैं, पर आपने सोचा कि सभी लोग तैयारी करने लग गए, अपन भी कर लेते हैं, तो अर्थात वर्तमान से जुड़े, वास्तविकता से जुड़े। तो वहां आपका कौन सा मन काम कर रहा है? चेतन मन। और मैं आपके चेतन मन को देखकर बता सकता हूं कि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, परंतु पूर्ण आंकलन नहीं कर सकता कि आप नौकरी की तैयारी क्यों कर रहे हो। पैसों के लिए कर रहे हैं, पैसों की ऐसी क्या मजबूरी है, उस चीज का अध्ययन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपके अचेतन मन में वो इच्छाएं दबी हुई हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो इसके अंदर और क्या है? चेतन मन में, इसमें आप लिखिएगा, इसमें नैतिकता। वर्तमान में क्या होता है? हम समाज में रहते हैं, और समाज में रहते हैं तो वहां की संस्कृति होती है, वहां के आदर्श होते हैं, उन चीजों को क्या करता है? चेतन मन ही एस्पेक्ट करता है, उनका भंडार करता है। तो लिखेंगे इसमें नैतिकता के आदर्श, नैतिकता के आदर्शों व सामाजिक सांस्कृतिक का भंडार ग्रह है, का भंडार होता है। ठीक है, भंडार ग्रह है। तो इसमें सब चीजें जो ऊपर की दिखावटीपन है या वर्तमान में चल रहा है, वो सब चीजों का भंडार कौन सा मन है? चेतन मन है। और पेपर में जब आप प्रश्न पढ़ते हैं और आपको पहली बार पढ़ते ही उसका उत्तर आ जाए, तो सोच लीजिए वह मन कौन सा काम कर रहा है? चेतन मन। मैंने कहा राजस्थान में कितने जिले हैं, और आपने तुरंत उत्तर दे दिया गुरुजी 50 जिले हैं, तो वहां आपका कौन सा मन काम कर रहा है? आपका मन है चेतन। और आप सोचने लगे गुरुजी 50 बताएं कि 54 बताएं, तो सोच लीजिए वहां आपका कौन सा मन काम कर रहा है? अर्ध चेतन मन काम कर रहा है। कुछ याद है और कुछ याद नहीं है। और मैंने सीधा पूछा राजस्थान में कितने जिले हैं, और आपने कहा गुरुजी हमें नहीं पता है, तो ध्यान रखिएगा अचेतन मन वहां आवी है। तो ये हमारे किस बात हो रही है? चेतन मन की बात हो रही है। चलिए, दूसरा जो मन है हमारे पास वो है अचेतन मन। कौन सा है? अचेतन मन। और ये कुल मन का कितना होता है? कुल मन का 9/10 भाग होता है गुरुजी। कितना? 9/10 भाग होता है। ठीक है, और ये भारतीय जो दर्शन शास्त्र है, भारतीय दर्शन शास्त्र की बात करें तो इस मन को क्या कहा गया है? कौन सी अवस्था कहा गया है? आपको ये प्रश्न भी वो पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय दर्शन शास्त्र में बात करें तो इसको सुप्त अवस्था कहा गया है। कौन सी अवस्था? ये सुप्त अवस्था, सोई पड़ी है ना। कितने अरमान अरमान जागे तेरे वास्ते। तो अरमान जो होते हैं वो सोए रहते हैं, उनको जगाना पड़ता है, और जाग गए तो फिर चेतन मन में आ गए। तो जितने अरमान आपके दिल में सोए पड़े हैं उनको जगाओ, जाग जाओ शेरो, क्योंकि पेपर का टाइम आ चुका है। तो ये देखिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है, सुप्त अवस्था कहा जाता है। तो इसमें लिखेंगे इस मन में व्यक्ति की दम्मित इच्छाओं का भंडार ग्रह होता है। ठीक है, व्यक्ति की जो इच्छा पूरी नहीं हुई, जो वो चाहता था वो पूरी नहीं हुई, तो वो कौन से मन में जाकर? वो अचेतन मन में जाकर दब जाती है। और जब समय की आवश्यकता होती है, जब उसकी शरीर की आवश्यकता होती है, तो वो दोबारा भी निकलने का प्रयास करती है। तो जितनी इच्छाएं आपकी दब गई हैं वो कौन से मन में चली गई? वो आपके अचेतन मन में चली गई है। ठीक है, अचेतन अवस्था जो होती है, ये अवस्था ऐसी अवस्था है जो अतृप्त इच्छाओं का भंडार ग्रह कह सकते हो। अनैतिक बातें आपके माइंड में ये आएगा, जैसे आप किसी लड़की से प्यार करते हो, किसी लड़के से प्यार करते हो, और आपकी शादी नहीं हो रही, आपको माइंड में उल्टे उल्टे विचार आएंगे कि मैं उसे भगा ले जाऊं, वो मेरे साथ भाग गई, हम किसी समुद्र किनारे चले गए, वहाँ रहने लग गए, फिर बच्चा हो गए, 2 बच्चों को लेकर हम घर आ गए, घर वालों ने गले लगा लिया, उल्टी बातें, मेरी शादी नहीं हो रही, मैं जहर खा लेता हूँ, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। क्या ये कोई आपका सॉल्यूशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि दम्मित इच्छाएं हैं, और इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनैतिक तरीके से जो कार्य किया जाएगा वो हमेशा अचेतन मन में किया जाएगा। प्यार करना है तो प्यार किस तरह से किया जाए? प्यार तो इस तरह से किया जाए कि जान हाजिर कर दी जाए, वही तो प्यार कहलाता है।
ठीक है, तो उन अनैतिक असामाजिक चीजों को छोड़ना पड़ता है, परंतु ये जो मन होता है वो हमेशा ही असामाजिकता की तरफ लेके जाएगा, अनैतिकता की तरफ लेके जाएगा। जैसे किसी ने कहा है, क्या कहा है कि जो इश्क तेरे गुलाब, इश्क गुलाब तेरे कपास होना चाहूं, हंस मत मगली मैं कहीं देवदास होना चाहूं, जाना है तो ए खुदा इन आंखों को बेशक जाए, बस एक बार दीदार करा दे, फिर चाहिए सूरदास होना चाहूं, सूरदास होना चाहूं। तो प्यार तो ऐसा होना चाहिए। कहीं आप ये सोच रहे हो कि मैं तो प्यार में मर जाऊं, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उस समय आपका कौन सा मन हावी होगा, अचेतन मन हावी होगा। तो आप इसमें लिखिएगा कि अचेतन अवस्था में, अचेतन मन की अवस्था में, मन की अवस्था में, अवस्था में अनैतिक, कौन से अनैतिक आदर्श जो समाज को अच्छे नहीं लगते, उन आदर्शों की बात करेगा बच्चा। असामाजिक, असामाजिक, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार, असामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार, व्यवहार को प्राथमिकता देता है, प्राथमिकता देता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो फ्राइड ने, अगर वो आपसे ये पूछे कि फ्राइड ने किस मन पर अधिक बल दिया है, तो ध्यान रखिएगा फ्राइड ने, सिगमंड फ्राइड ने अचेतन मन पर अधिक बल दिया है। किस पे? अचेतन मन पर, मन पर अधिक बल दिया है। क्योंकि आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप नैतिक अनैतिक कुछ भी नहीं देखते, अपने मन की इच्छा पूरी होनी चाहिए, राक्षस प्रवृत्ति के हो जाते हो। फ्राइड ने अचेतन मन पर अधिक बल दिया है। ये सब बातें मेरी नहीं की हुई, सिगमंड फ्राइड की है, तो आप अन्यथा नहीं लेंगे इनको, ठीक है। और तीसरा है आपका अर्धचेतन। कौन सा मन है? अर्धचेतन मन कह दो, अवचेतन मन कह दो इसे। इसमें क्या होता है, कभी भूला कभी याद किया, है ना, तेरा नाम लिया तुझे याद किया, वही है। इसमें व्यक्ति को कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी यादें आती हैं, थोड़ी यादें नहीं आती, थोड़ी सी चीज याद होती है। और ये सामान्यतः हमारे साथ देखा जाता है, जैसे आप कभी वर्षों बाद मुझे मिले तो आपको शक्ल तो याद होती है, परंतु आप नाम भूल जाते हो और कहते यार इस आदमी को मैंने देखा है, इसका नाम मेरी जीभ पर है। तो फिर निकालना जीभ पे है, नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो कौन से मन में चली गई? अर्धचेतन मन में। तो ठीक है, ये दोनों के बीच की स्थिति तो आप यहां लिखेंगे इसमें, यह मन चेतन व अचेतन मन के बीच की स्थिति है। और फेल भी यही करवाता है परीक्षा में, अचेतन मन के बीच की परिस्थिति है, बीच की परिस्थिति है, परिस्थिति, ठीक है। ये कौन से मन की बीच की परिस्थिति है? इसमें व्यक्ति क्या करता है? इसमें व्यक्ति सपने देखता है, इसमें व्यक्ति सपने देखता है, इसमें व्यक्ति दिन में सपने देखता है, कल्पना करता है। मन की तरंगे, जो मन की तरंगे होते हैं उन्हें कार्य, कई बार हम सोचते हैं जो कार्य नहीं होता हम फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उत्तर आते नहीं, दो आते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, सोए सोए देखते हैं कि मेरी नौकरी लग गई, गांव के स्कूल में लग गई, कलेक्टर मेरे को सम्मानित कर रहा है। अरे भाई कहाँ घूम रहा है? ये जो अवस्था है दर्शन शास्त्र में, इसको, इस अवस्था को भारतीय दर्शन में क्या कहा गया है? तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, भारतीय दर्शन में इसको सुषुप्त अवस्था कहा गया है, सुषुप्त। और वो थी कौन सी? सुप्त। परंतु ये याद रखेंगे, इसको सुषुप्त अवस्था बोला गया है। क्या बोला गया है? सुषुप्त अवस्था बोला गया है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे इस मन में, इस मन में कुछ पूर्व की घटनाएं, कुछ इस मन में कुछ पूर्व की घटनाएं, घटनाएं होती हैं जो पूर्ण रूप से याद नहीं होती। तो ये ध्यान रखेंगे, इसमें सारी चीजें याद नहीं रहती, थोड़ी थोड़ी याद रहती है, ठीक है। तो ये बात भी आप इसके अंदर ध्यान रख लेंगे। और क्या लिखेंगे? इसमें,
इसमें प्राणी दिवा स्वप्न, दिन में सपना देखना रो रहा है, दिव्या स्वप्न, कल्पना, कल्पना इमेजिन कर लेता है, सोया सोया है ना, कल्पना, मन तरंगे के अनुसार कार्य करता है, मन तरंगों के अनुसार कार्य करता है, कार्य करता है। तो ये क्या थी, फ्राइड की मन की अवस्थाएं थी। अभी मैं देख लेता हूं, अगर ज्यादा लंबी हो रही है तो अपन इसका 2 पार्ट कर लेंगे फ्राइड का, तो 25 मिनट का वीडियो हो गया, तो इसके फिर 2 पार्ट ही कर लेते हैं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम कल, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे ये भी देखो। फ्राइड के अनुसार मन की 3 प्रवृत्तियां, ये तो क्या थे, मन थे, अब 3 प्रवृत्तियां पढ़ेंगे। फिर फ्राइड का मनोलैंगिक सिद्धांत जो दिया था, कहा था कि फ्राइड ने कहा कि बालक जब जन्म लेता है तभी उसमें सेक्स होता है, तभी बालक सेक्स की भावनाओं लेकर जन्म लेता है, और कब तक उसमें सेक्स की भावनाएं चलती हैं, किस अवस्था में बालक को सेक्स की भावना नहीं होती, इन सब चीजों का जिक्र करेंगे। सेक्स को हिंदी में काम कहा गया है, यानी काम की भावना, सेक्स की जो फीलिंग्स होती हैं वो कब तक रहती हैं और किस प्रकार रहती हैं। इन सब को देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।